So here I am extending a warm welcome to our series. ये जो PYQ का हमारा सेशन चल रहा है फ्राइडे सैटरडे सीरीज फॉर UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर एंड फॉर द अदर एग्जामिनेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू योर इंग्लिश लिटरेचर. तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11. 10 क्वेश्चंस का ऑलरेडी मैं डिस्कशन अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में कर चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं देन वो गो एंड वॉच दोज वीडियोस. और अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, इन ऑर्डर टू गेट द PDFs ऑफ ऑल द लेक्चर्स, तो वहाँ पे भी आप जुड़ जाइए एज सुन एज पॉसिबल. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 11. So here we have the question number 11 is the issue of privileging speech over writing was taken up for discussion in Plato's. तो प्लेटो के कौन से ऐसे वर्क में स्पीच को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ओवर राइटिंग? सो द वर्क ऑफ प्लेटो आर, तो जैसे अगर हम देखें तो ये चारों ही वर्क प्लेटो के हैं, पर इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें उन्होंने प्रिविलेज दिया है स्पीच को ओवर राइटिंग? So let me tell you the correct answer here we have is Phaedrus. जी हाँ, Phaedrus basically is written by Plato. एक डायलॉग है इसमें between Socrates and Phaedrus. एक interlocutor in several dialogues. This is an interlocutor in several dialogues. Phaedrus बेसिकली कंपोज किया गया था 370 BC में. जी हाँ, इट वॉज कंपोज्ड इन 370 BC. और इसी टाइम पे प्लेटो का जो बाकी के जो 2 वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट, एक तो रिपब्लिक है और दूसरा सिंपोजियम है, ये दोनों भी इसी टाइम के कंपोज्ड हैं, राइट. हालांकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में प्लेटो ने डिस्कस किया है, लव के बारे में, एंड डिस्कशन इन द डायलॉग विच रिवॉल्व अराउंड द आर्ट ऑफ रिटोरिक. जी हाँ, स्पीकिंग स्किल्स के अराउंड ये पूरा डायलॉग रिवॉल्व होता हुआ आपको नजर आएगा, एंड हाउ वी कैन प्रैक्टिस द रिटोरिक स्किल्स. और ये जो सब्जेक्ट्स हैं दीज ड्वेल्स एज डाइवर्स एज मेटासाइकोसिस हम बोल सकते हैं. ग्रीक ट्रेडिशन होता है ऑफ री इनकारनेशन. इरोटिक लव के बारे में आपको इसमें डिस्कशन मिलेगा, एंड द नेचर ऑफ ह्यूमन सोल के बारे में, एंड द शोन in the famous chariot allegory, right? So all these things have been shown in this particular composition by Plato. So यहाँ पे Phaedrus में आपको मिलेगा कि किस तरीके से स्पीच को प्रिविलेज दिया गया है ओवर राइटिंग, राइट. एंड द रेस्ट वर्क्स आर ऑल्सो बाय प्लेटो. तो दिस वन इज आवर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ वी डू हैव द क्वेश्चन नंबर 12. अब क्वेश्चन नंबर 12 में we have is the medium is the message is a concept given by. तो medium is the message, ये concept किसने दिया है ये हमें search out करना है. तो we have the 4 options: Ernest Hemingway, Sylvia Plath, Seymour Hersh and Marshall McLuhan. So the right answer of this question must be your option number D, Marshall McLuhan. The remaining 3 writers are also important and from the point of view of your exam. अब ये जो medium of the message है, medium is the message है, ये क्या है मैं आपको छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी. Medium is the message एक phrase है which is coined by no one else than Canadian communication theorist whose name is Marshall McLuhan. तो ये कैनेडियन कम्युनिकेशन थियोरिस्ट हैं. और जो नेम है ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, ये जो नाम उन्होंने दिया है ना, द मीडियम इज द मैसेज, ये उनका फर्स्ट चैप्टर है इन हिज अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन, जो कि पब्लिश हुआ था 1964 में. तो 1964 का उनका पब्लिकेशन है. अगेन आई एम रिपीटिंग, अंडरस्टैंडिंग मीडिया The extensions of men, right? मैक्लुहान ने प्रपोज किया है कि कम्युनिकेशन में जो मीडियम होता है, कम्युनिकेशन में जो मीडियम होता है इट सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन मैसेज. तो जो मीडियम, जो मैसेज हम देते हैं कम्युनिकेशन में, एक मीडियम होता है और एक मैसेज होता है. तो मैसेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडियम होता है, और जो मीडियम होता है हमारा वही हमारा मैसेज होता है, वो ये बोलना चाह रहे हैं. सो मीडियम शुड बी द प्राइमरी फोकस ऑफ द स्टडी, वो ये बोलना चाह रहे हैं. एंड ही शोड दैट आर्टिफैक्ट्स सच एज मीडिया अफेक्ट एनी सोसाइटी बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटेंट. तो जो मीडिया है, जो मीडियम है, जिस जरिए से हम मैसेज को डिलीवर करते हैं, दैट इज इटसेल्फ अ मैसेज. तो मीडियम ही मैसेज है.
जो हमारा तरीका है, जो हमारा जरिया है, वही हमारा मैसेज है, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, बाकी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्रेज, द मीडियम इज द मैसेज, कि हाउ मार्शल मैकलुहान गिवन हिज कॉन्सेप्ट ऑन दिस फ्रेज। तो इससे रिलेटेड आई कैन अपलोड अ वीडियो टू, आप अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। Next question in line we have is Seamus Heaney's famous poem Digging forms a part of his celebrated collection called। तो सीमस हेनी की बहुत ही शानदार ये पोइट्री है डिगिंग। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है या सुनना है तो मैं अपलोड कर सकती हूँ, एज आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग, कि अगर आपको चाहिए कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है या वो चीज़ आपको चाहिए ऑन यूट्यूब, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो डिगिंग जो है वो सीमस हेनी की बहुत ही पॉपुलर पोइट्री है, और ये किस कलेक्शन से ली हुई है ये आपको आंसर यहाँ पे करना है। सो द डायरेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट। तो डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री बाय सीमस हेनी, और उसी में से ये पोइट्री दी गई है, दैट इज डिगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डू हैव इन आवर लाइन इज the first major report on the teaching of English. The first major report on the teaching of English in England was first published in 1921. It is known as, named after the chair board of education. तो जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी ऑन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इंग्लैंड में, ये पब्लिश हुई थी 1921 में, और इसको पब्लिश करने वाले कौन थे, ये आपको इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है। So the right answer of this question must be the Newbolt report, so known as the Newbolt report, named after the chair board of education, Sir Henry Newbolt। तो Sir Henry Newbolt ने इस चीज को रिकमेंड किया था, और ये एज पब्लिश कैसे हुई थी, द न्यूबोल्ट रिपोर्ट इन 1921, ठीक है। तो सर हेनरी न्यूबोल्ट ने ये प्रपोज किया था इन अ रिपोर्ट द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंग्लैंड। बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शंस है, जैसे वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड, लॉर्ड हैलिफैक्स जैसे हमारे पास है, या फिर हमारे पास है द चाथम रिपोर्ट अर्ल जॉन चाथम के नाम से, द लैंडो डॉक्यूमेंट सर जॉर्ज लैंडो। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इनके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी डू हैव इन लाइन इज हु फर्स्ट डेवलप्ड द नोशन ऑफ कॉम्पिटेंस इन लैंग्वेज स्टडीज। लैंग्वेज स्टडीज में ऐसा कौन सा पहला पर्सन है जिसने नोशन ऑफ कॉम्पिटेंस को डेवलप किया था। सो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट इन डेल हाइमेस, नॉम चॉम्स्की, लीच एंड स्वार्टविक and Henry Sweet. So among these four options, the right option is Noam Chomsky. So Noam Chomsky gave the notion of competence. राइट तो ये लिंग्विस्टिक आपका पोर्शन जो है, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारी राइटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने नोशंस दिए हैं अलग अलग तरीके से। तो इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन वैसे हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक ऑलरेडी एक वो चल रहा है, सीरीज चल रहा है, तो उसमें फर्दर जो भी वीडियोस अपकमिंग जो भी वीडियोस होंगे आपके, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि किस थियोरिस्ट ने कौन सा थियोरी दिया है पर्टिकुलर, कौन सा नोशन दिया है पर्टिकुलर, राइट। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस। अगला क्वेश्चन जो लाइन में है हमारे पास, दैट इज द फ्रूट वॉज इटन, द फ्रूट वॉज इज रिपनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो अब हमारे पास ये 6 स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से आपको राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको ये सेंटेंस पढ़ना है कि इसमें दिया क्या हुआ है। द फ्रूट वॉज इटन, द फ्रूट इज रिपनिंग। तो सबसे पहले तो यू शुड नो कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस हैविंग द पास्ट टेंस was eaten and the fruit is ripening, ये हमारे पास है प्रेजेंट टेंस। तो आप जब इस चीज को सर्च आउट करो एट दैट टाइम यू मस्ट नो कि पास्ट और प्रेजेंट का रेफरेंस होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, डायरेक्ट आंसर फिर मैं आपको बता दूंगी।
राइट तो चलो आपने इसको स्टडी कर लिया होगा. सो लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर हियर वी हैव इज 1, 3 and 5. So these are the correct answers. Let me tell you the first statement here we have is English has two kinds of participle, the past and present. English में दो तरीके के participle होते हैं, past, present, और दोनों ही participle हमारे पास हैं. ठीक है, so the statement 1 is correct. Third जो है हमारे पास, the first sentence here is an example of the verb in past participle. Definitely मैंने बोला था कि जो first sentence है वो past participle का example है. अब जो फिफ्थ है, द सेकेंड सेंटेंस हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है. तो तीनों ही सेंटेंस, तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे इस सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो यस, इन इंग्लिश वी डू हैव टू काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट, पास्ट. ये पास्ट पार्टिसिपल में है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में. तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 17. ओके, in 1722 the crown awarded a certain English merchant a patent to manufacture copper coins for Ireland. Jonathan Swift intervened by way of composing a series of letters in response, better known as the Drapier's letters. Who was the merchant? तो यहाँ पे उस मर्चेंट का नाम बताना है जिसको इंग्लिश क्राउन ने अवार्ड किया था, एक तरीके से एक पेटेंट अवार्ड किया था टू मैन्युफैक्चर कॉपर कॉइन्स फॉर आयरलैंड, और इसका ऑब्जेक्शन जोनाथन स्विफ्ट ने किया था. ड्रैपियर्स लेटर नाम, ड्रैपियर्स लेटर्स लिख के उन्होंने. तो हमें ये बताना है कि इस मर्चेंट का नाम क्या है इन चारों में से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ड्रैपियर्स लेटर है हमारे पास, Drapier's letter is basically as a series of 7 pamphlets. ये 7 pamphlets की हमारे पास सीरीज है जिनका पब्लिकेशन आपको मिलता है बिटवीन 1724 to 1725 by the Dean of St. Patrick's Cathedral in Dublin, Jonathan Swift. और ये उन्होंने लिखा क्यों था? ताकि पब्लिक का ओपिनियन वो अराउज कर सके in Ireland against the imposition of a privately minted copper coinage, जो कि स्विफ्ट को ऐसा लगता था कि वो इंफीरियर क्वालिटी के हैं. तो इंग्लिश क्राउन ने जो पेटेंट दिया था ना सिल्वर कॉइन्स को मैन्युफैक्चर करने का, कॉपर कॉइन्स को, सॉरी सिल्वर नहीं, कॉपर कॉइन्स को मैन्युफैक्चर करने का, तो उन्हें ये पता था कि इंग्लिश जो करेंसी है उससे कहीं ज्यादा इंफीरियर ये जो करेंसी है वो होगी, ये पता था उनको. तो ये जो पर्टिकुलर पेटेंट है वो ग्रांट किया गया था टू नन अदर देन दिस पर्सन विलियम वुड. तो विलियम वुड को ये ग्रांट किया गया था लेटर्स ऑफ पेटेंट टू मिंट द कॉपर कॉइन्स. और स्विफ्ट सॉ द लाइसेंसिंग ऑफ द पेटेंट एज करप्ट. उसे ये करप्शन लग रहा था. इसी के रिस्पॉन्स ने स्विफ्ट ने रिप्रेजेंट किया था आयरलैंड एज constitutionally and financially independent of Britain in Drapier's letter. तो वो जो सब्जेक्ट है that was politically sensitive, इसीलिए जो जोनाथन स्विफ्ट ने अपना नाम ना लिख के यहाँ पे उन्होंने जो नाम यूज किया था, स्यूडोनिम यूज किया था उन्होंने, M.B. Drapier, टू हाइड फ्रॉम रिटेलिएशन. सो जी हाँ, ड्रैपियर, M.B. ड्रैपियर के नाम से उन्होंने ये सीरीज ऑफ पैम्फलेट्स पब्लिश किए थे. 7 पैम्फलेट्स इसमें थे अगेंस्ट जो ये पेटेंट इंग्लिश क्राउन ने दिया था टू मैन्युफैक्चर कॉपर कॉइन टू दिस विलियम वुड. सो इसीलिए उसको ड्रैपियर्स लेटर बोला जाता है, क्योंकि स्यूडोनिम जोनाथन स्विफ्ट ने यूज किया था टू राइट दीज लेटर, जहां पे उन्होंने आयरलैंड को कॉन्स्टिट्यूशनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बताया था ऑफ ब्रिटेन. राइट, सो दिस इज द क्रिस्पी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while the world moves in appantency on its metal way of time past and time future. तो अब हमें ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये कहाँ से ली गई है. तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो चारों पोइट्रीज है, चारों पोर्शंस हैं, लिटिल डिडिंग, ड्राई सेल्वेजेस, बर्न नॉट ऑन, ईस्ट कुकर, ऑल दीज आर देयर इन ए हम बोल सकते हैं इन अ सेट ऑफ 4 poems रिटन बाय T.S. Eliot, जिसका नाम है 4 Quartets. जी हाँ, द नेम ऑफ दिस 4
quartets. ठीक है, so 4 quartets is a set of 4 poems which is written by none other than T.S. Eliot. That ये पब्लिश हुआ था ओवर 6 years पीरियड के टाइम पे ये पब्लिश हुआ था. इसके जो फर्स्ट पोइम है दैट इज बर्न्ट नोट ऑन. फर्स्ट पोइम का नाम है बर्न्ट नोट ऑन, हम बोल सकते हैं, जो कि पब्लिश हुआ था विद द कलेक्शन ऑफ हिज अर्ली वर्क्स, राइट. कुछ टाइम बाद में एलियट ने कंपोज किया था दी अदर 3 poems, जिसमें ईस्ट कुकर नेक्स्ट पे आता है. ठीक है, ईस्ट कुकर, and then we have the dry salvages, and last one is little jidding. So these were written during World War II and they air raids on Great Britain. ये जो 4 quartets है are 4 interlinked meditations है with the common theme being man's relationship with time, universe and divine. इस पोइट्री को डिस्क्राइब उन्होंने किया है in his own understanding of the divine within the poems. इलियट ब्लेंड करते हैं अपने एंग्लो कैथोलिसिज्म, जो भी उनका मिस्टिकल बिलीफ है उसको इसमें मेंशन करते हैं, जो भी उनकी फिलॉसफी है उसको मेंशन करते हैं. और फिलॉसफी हम ले सकते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही रिलीजियस फिलॉसफी और कल्चरल ट्रेडिशंस को उन्होंने इसमें इंडल्ज किया है, इनकलकेट किया है. उन्होंने रेफरेंस भी दिया है इसमें टू भागवत गीता एंड प्री सॉक्रेट्स, जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी उनको भी इसमें इंक्लूड किया है, एज वेल एज उनका क्रिश्चियन मिस्टिक से रिलेटेड जो भी फेड्स हैं वो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे. और प्लस जॉन ऑफ क्रॉस एंड जूलियन ऑफ नॉर्विच, जो भी उनके बिलीव्स हैं, फेड्स हैं, फिलॉसफी हैं, जो भी उनके हम मान सकते हैं जिन जिन चीज़ों में वो फेद रखते हैं उन सबको उन्होंने यहाँ पे लिखा है. अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर गिवन लाइन है दैट हैज़ बीन given in his burnt note tone, the one among the 4 quartets, right? तो burnt note tone की ये lines हैं. In order to understand these poetries completely, in order to understand these poetries completely, you may write your query in comment box so that I can upload a separate video related to these 4 quartets. Next question is, the following is the stage description of an opening scene of a famous modern play. तो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन है फेमस मॉडर्न प्ले का, जिसके बारे में हमें बताना है कि ये सीन किस प्ले में आपको देखने को मिलता है. सो द डिस्क्रिप्शन इज, यहाँ पे एक बेसमेंट रूम है, 2 बेड्स हैं, फ्लैट अगेंस्ट द बैक वॉल, अ सर्विंग हैच है क्लोज बिटवीन द बेड्स, अ डोर टू द किचन एंड लेबोरेटरी लेफ्ट, अ डोर टू अ पैसेज राइट, आइडेंटिफाई द प्ले. आपको इस प्ले को बताना है. तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर शो कर देती हूँ. सो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से एक बेसमेंट का रूम है, 2 बेड हैं that is flat against the back wall, एक सर्विंग हैच है which is close between the beds, और आपको डोर दिखाई देगा टू द किचन एंड लेबोरेटरी जो कि लेफ्ट में है, एंड अ डोर टू द पैसेज जो कि राइट में है. ठीक है, तो आइए चलो अब मैं इसका राइट आंसर आपको बता देती हूँ विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम. द डम्ब वेटर इज द राइट आंसर. सो द डम्ब वेटर इज रिटन बाय नन अदर देन हैरोल्ड पिंटर. हैरोल्ड पिंटर का ये एक प्ले है. ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी जगह कम है. स्टिल आई ट्राई टू राइट फॉर यू PINTER. सो हैरोल्ड पिंटर का HAROLD हैरोल्ड पिंटर का ये ड्रामा है. रिमेनिंग जो 3 ड्रामाज है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम. द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, वन अमंग द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ एंड travesties, look back in anger. All these are very important, बहुत important है from the point of view of your exam. ठीक है, okay. Last question of today is, homonyms are the words. Homonyms क्या होते हैं? तो homonyms definitely आप इन चारों options को पढ़ लीजिए. The right answer you'll feel here is, चलो एक बार इनको read कर लो, then I'll let you know the right answer, right? Okay, so the right answer must be here is option number C. So are spelled similarly but have different meanings. So homo
मतलब एक जैसे, सिमिलर। होमो आर स्पेल्ड सिमिलरली, मतलब जिनके स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सेम हो, स्पेलिंग सेम हो, लेकिन उनका डिफरेंट मीनिंग हो। तो जहां पे आपको दो वर्ड जैसे मिल जाए जिनकी स्पेलिंग सिमिलर हो लेकिन मीनिंग जो है वो उनका बिल्कुल अलग हो, तो उसे हम कहते हैं होमोनिम्स। ठीक है, सो दिस वे वी हैव डन आवर 10 क्वेश्चंस ऑफ टुडे। तो अब बने रहिए गार्गी क्लासेस के साथ फॉर दिस सीरीज। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, PYQs, MCQs देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू एड इन द एंड, दैट इज कि हमारी जो वेबसाइट है दैट इज gargibookstore.com ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। आपको किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बुक्स चाहिए तो आप डायरेक्टली वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको आपकी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में वहां पे बुक्स मिल जाएंगी। सो थैंक यू।